नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। अब तक हमने जो है 2 क्लासेस कर ली हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की थी, जो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको इसके टारगेट बताए थे और सेकंड क्लास में भी हम इसका एग्रीकल्चर के अंदर जो 3 कैटेगरीज होती हैं, एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि और भी जो है लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। जैसा कि आपको पता है, हमारा आरएम 2.0 बैच चल रहा है और यहाँ पे हम डिटेल स्टडी करते हैं। इसके अलावा सीधी बात नो बकवास 10 मिनट में टॉपिक खलास सीरीज शुरू होने वाली है। बहुत ही जल्द जो है हम उसको लेंगे। जैसा कि आपको पता है, वीक में 2 डेज जो है हमारी ये क्लासेस अभी स्टार्टिंग में चलेंगी। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 सेशन में आपने देखा कि मास्टर डायरेक्शंस जो हैं, ये 24 मार्च 2025 को इसकी नई लेटेस्ट गाइडलाइंस आई थी, जो विद इफेक्ट फ्रॉम हो रही है 1 अप्रैल 2025 से जो है इफेक्ट है। तो अगर आप कुछ पुराना पढ़ रहे हैं तो कृपया आप जो है अपने नोट्स को अपडेट कर लें। एक मेरी गुजारिश और है आप लोगों से, जैसे जैसे आप क्लासेस देखते जाएं अपने नोट्स तैयार करते जाएं। और नोट्स के अंदर 2 तरीके से नोट्स तैयार करने हैं आपको, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो फुल्ली फुल्ली लाइन टू लाइन जो है। अभी आपका एग्जाम हो सकता है कुछ बैंकों में तो अनाउंस हो गए हो, कुछ बैंक में जो है अनाउंस अभी तक नहीं हुए। तो आपको एक नोट्स बनाने फुल्ली, यानी जो भी मैं बता रहा हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट कीजिए, और दूसरे आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप अभी से ये दोनों काम शुरू कर देंगे तो आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फुल्ली नोट्स से मतलब है कि आपको अगर कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप वहां देख सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे दोस्तों। अगर ये साथ के साथ आपने बना लिए तो आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा, और जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, और एग्जाम के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। मैं तो आप चाहता हूँ कि एग्जाम के अंदर आप फुल्ली नोट्स को ना यूज करके आप शॉर्ट नोट्स को जो है यूज करें। शॉर्ट नोट्स से मेरा मतलब है, अगर मान लीजिए मैंने 20 पेज में कोई एक टॉपिक कंप्लीट करवाया है तो उसको A1 पेजर या मैक्सिमम 2 पेजर में आपको कन्वर्ट कर देना है, जिसमें मेन मेन बातें जो आपको याद रही या फिर जो आपको इजी लगी कि ये इस एक लाइन से मुझे पूरा पैराग्राफ याद हो सकता है, तो वो चीज़ आपको लिखनी है। आइए चलते हैं टॉपिक पे। एक्सपोर्ट क्रेडिट। देखिए, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, होली ओन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या टारगेट है? इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट अवर प्रोसीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ प्रोसीडिंग ईयर। यहाँ पे 3 चीजें जो है मेरे को दिखाई दी। सबसे पहले कि इंक्रीमेंटल होना चाहिए, इंक्रीमेंटल क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट होना चाहिए। किसके ओवर होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, यानी प्रीसीड पिछले साल की जो मान लीजिए 31 मार्च को जो बैलेंस था उस पे जो है इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट देना है, अप टू 2%। कितने परसेंट तक? 2% तक ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवरेज हायर, सब्जेक्ट टू सैंक्शन लिमिट ऑफ अप टू 50 करोड़ पर बोरोवर। यानी इसमें आपको वही लोन लेने हैं जिनकी लिमिट जो है, सैंक्शन लिमिट जो है कितनी हो, 50 करोड़ पर बोरोवर से हो, अप टू हो तक हो, उन्हीं को लेना है आप। नेक्स्ट, फॉरेन बैंक विद 20 ब्रांचेज एंड अबव, 20 और उससे ज्यादा फॉरेन बैंकों की जो ब्रांचेस हैं उनके लिए क्या टारगेट है? इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट, वही इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट आ गया, ओवर कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर के जो कॉरस्पॉन्डिंग डेट है यानी सेम डेट को अप टू 2%, 2% तक का होना चाहिए एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। फोन बैंक जो 20 से कम ब्रांचेस वाले हैं उनके लिए, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, उनका टारगेट कितना है? मैक्सिमम 32% ऑफ एएनबीसी और सीओबी है। यानी लेस देन 20 वाले जो है उनके लिए 32% का टारगेट है, जो 20 से ऊपर वाले हैं उनके लिए 2% का है। किस चीज का? इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ऑफ
preceding year, corresponding date of preceding year whichever is higher। यहाँ पे जो है 50 करोड़ पर बरोबर की कंडीशन लागू नहीं है, जबकि यहाँ पे जो है 50 करोड़ पर बरोबर वाली कंडीशन सिर्फ यहाँ पे लागू है, जबकि इन दोनों के लिए कंडीशन लागू नहीं है। नेक्स्ट, एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के क्या टारगेट हैं हमारे? लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, यानी 25 लाख तक के लोन जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट होंगे। विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि हम इससे ऊपर के लोन दे नहीं सकते, लेकिन जितना भी लोन देंगे 25 लाख तक के जो लोन होंगे वो काउंट होंगे हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये इसकी लिमिट्स भी चेंज हुई है। पहली बात तो इन सब की जो है लिमिट चेंज हुई है, और दूसरा ये प्रीवियस ईयर राष्ट्र का जो भी क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा गया है, और इस बार इसकी स्पेशली लिमिट चेंज हुई है, तो पूरी संभावना है यहाँ से पूछे जाने की। हाउसिंग के अंदर 3 कैटेगरीज कर दी गई है दोस्तों इसकी। नंबर 1, बिलो 10 लाख, सेंटर विद पॉपुलेशन बिलो 10 लाख, यानी 10 लाख से कम की पॉपुलेशन जहाँ है वहां के लिए क्या रूल होगा, 10 से 50 लाख तक की पॉपुलेशन जहाँ उसके लिए क्या रूल होगा, और 50 लाख एंड अबोव के लिए रूल क्या होगा उसके लिए। यानी बिलो 10 लाख, 10 लाख बट बिलो 50 लाख, और 50 से ऊपर, 3 कैटेगरी यहाँ पे हो गई है दोस्तों। तो सबसे पहले दो यहाँ पे 3 चीजें और देखनी पड़ेंगी आपको। लोन किसके लिए? लोन आपका कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए, लोन आपका रिपेयर के लिए, और मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डिवेलिंग यूनिट, यानी उस हाउस की मैक्सिमम कॉस्ट क्या हो सकती है। 3 तरीके की लिमिट अपने को यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। 10 लाख तक के से कम वाली पॉपुलेशन जहाँ पे भी है उसके लिए आपको सबसे पहले कॉस्ट देख लेते हैं। तो 44 लाख की कॉस्ट हो सकती है। जहाँ पे 10 से लेके 50 लाख तक की पॉपुलेशन है वहाँ पे मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ हाउस हो सकती है 57 लाख। और जहाँ पे 50 से ऊपर की 50 लाख एंड अबव पॉपुलेशन है तो वहाँ डिवेलिंग हाउस की जो यूनिट की कॉस्ट जो है 63 लाख हो सकती है। यानी 44, 57 और 63, यहाँ पे ये कंसेप्ट लागू हो गया है। अब इसके अंदर 10 लाख से कम जहाँ पे भी पॉपुलेशन है वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन कितना मिलेगा, 35 लाख, और पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव उसके लिए कितना होगा, 45 लाख। ये कंस्ट्रक्शन और परचेज का लोन। और 50 से ऊपर की जो पॉपुलेशन है किसी सेंटर के अंदर तो वहां पे लोन मिलेगा 50 लाख का। इसी तरीके से रिपेयर की हम बात करें तो बिलो 10 लाख वाले में 10 लाख का इनकी लिमिट है, और 10 से ऊपर और बिलो 50 लाख के अंदर 12 लाख की यूनिट इसकी लिमिट है, और 50 से ऊपर के अंदर 15 लाख की लिमिट है। इस तरीके से हमने देखा 3 यहाँ पे आपकी लिमिट दी हुई है, बिलो 10 लाख, 10 लाख एंड अबोव बट बिलो 50 लाख, और 50 लाख से अबोव। उसके बाद एक दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हाउस, एक दिया हुआ है लोन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड परचेज, एक दिया हुआ है लोन फॉर रिपेयर ऑफ डिवेलिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। अब इसके साथ वो थे डायरेक्ट लोन, डायरेक्ट हाउसिंग लोन थे। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं। लोन टू इंडिविजुअल फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवेलिंग यूनिट पर यूनिट टू फैमिली, ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे डायरेक्ट लोन, लोन फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज डिवेलिंग यूनिट, ये भी हमने जो है टेबल के अंदर डिस्कस कर लिया। हाउसिंग लोन given to banks own employee will not be eligible for classify under priority sector।
यानी जो खुद के एम्प्लॉय को जो लोन देना है वो इस लिमिट के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कंसीडर नहीं होगा। बैंक लोन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ dwelling यूनिट और फॉर स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम dwellers सब्जेक्ट टू dwelling यूनिट विद कारपेट एरिया नॉट मोर देन, यानी उसका कारपेट अगर इनको इन गवर्नमेंट एजेंसी को दिया है और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उसकी काउंटिंग करवानी है तो उसका कारपेट एरिया नहीं होना चाहिए 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का। बैंक लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कर दिया गया है, उनका एटलीस्ट 50% ऑफ एफएआर और एफएसआई फॉर डिवेलिंग यूनिट विद कारपेट एरिया नॉट मोर देन 60 स्क्वायर मीटर। यानी अगर उसका 50% एटलीस्ट 50% जो है डिवेलिंग यूनिट का कारपेट एरिया क्या नहीं होना चाहिए, 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो भी हम उसको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर काउंट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद नेशनल हाउसिंग बैंक ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल, अगर शॉर्टफॉल होता है किसी तरीके से कोई बैंक जो है अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाता है और उसको जो है एनएचबी के अंदर जमा करवाता है तो भी जो है इसी टारगेट के अंदर वो कंसीडर होगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन दिए जाएंगे वहां पे दो कैटेगरी होती है यहाँ पे। लोन अप टू ए लिमिट ऑफ 8 करोड़ पर बोरोवर। 8 करोड़ पर बोरोवर किसके लिए? फॉर सेटिंग अप स्कूल, स्कूल बनाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए, कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट आ जाएगा इनका, ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट एंड वाटर इंप्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल, इन सब के लिए 8 करोड़ पर बोरोवर की जो है लिमिट है। और लोन अप टू ए लिमिट ऑफ 12 करोड़, वहां पे 8 करोड़ था, यहाँ 12 करोड़ पर बोरोवर है, इसके लिए फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी। अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी की सुविधा दे रहे हैं, इसके लिए लोन दे रहे हैं टायर 2 टू टायर 6 सेंटर के अंदर, टायर 2 टू टायर 6 के अंदर दे रहे हैं तो लिमिट है वहां पे 12 करोड़ की, यानी वो थोड़ी और ज्यादा इन्हांस हो जाती है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आप लोन दे रहे हैं स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट एंड वाटर इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं तो आपको 8 करोड़ की लिमिट है। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए लोन दे रहे हैं तो वो आपको 12 करोड़ की पर बरोबर की लिमिट है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये फैसिलिटी कहाँ होनी चाहिए, टायर 2 टू टायर 6 के अंदर, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट होगा। नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। बैंक लोन अप टू ए लिमिट ऑफ 35 करोड़, 35 करोड़ तक का लोन हम दे सकते हैं टू ब्रोअर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर्स, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटी जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, विल बी एलिजिबल हो प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। इन कैटेगरी के अंदर अगर हम लोन देंगे तो 35 करोड़ तक की लोन जो है हम इसको दे सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो काउंट होगा। अगर वो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के अंदर लगानी है तो वहां पे क्या होगा, लोन लिमिट होगी 10 लाख पर बरोवर, तो ये जो है 10 लाख पर बरोवर रहेगी अगर आपको इंडिविजुअल हाउस होल्ड में ये लगानी। अदरवाइज ये जो है प्रोजेक्ट के लिए क्या रहे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए 35 करोड़। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन के जो है टारगेट हमारे इस तरीके से होंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, आर्टिसन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री वेयर इंडस्ट्रियल क्रेडिट डू नॉट एक्सीड 2 लाख, जहां 2 लाख तक का लोन दिया जा रहा है वो वीकर सेक्शन का पार्ट होंगे। बेनिफिशियरी ऑफ एनआरएलएम, एनयूएलएम, एसआरएमएस, ये जो है ये होंगी, वो भी सारे वीकर सेक्शन के अंदर टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कोई भी टारगेट है वो किसी न किसी एक कैटेगरी जो है उनके अंदर फॉल करेगा, ठीक है, ये टारगेट जो है किसी न किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। एससी एसटी को जो फाइनेंस कर रहे हैं वो भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा। बेनिफिशियरी ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डीआरआई स्कीम के जो एलिजिबिलिटी है वो भी कंस्ट्रक्शन के लिए के अंदर फॉल करेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप वाले इसी सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे।
इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप सेटिस्फाई क्राइटेरिया, यानी जो इसके अंदर क्राइटेरिया दिया हुआ है 14 मार्च 2022 के, या फिर उसके बाद कोई चेंज हुआ है, तो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प, इन वाले जो लोन है वो भी जो है वीकर सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे। अगर इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 2 लाख पर बरोवर, द लोन लिमिट ऑफ 2 लाख पर बरोवर इस, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी को अगर 2 लाख तक का लोन दिया जाता है तो भी वो वीकर सेक्शन के अंदर फॉल करेगा। डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, अगर कोई डिस्ट्रेस फार्मर है और उसने नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोवर से हायर रेट पे जो कोई अगर लोन दे रखा है तो वो भी जो है इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर, देखिए वहां पे उसने कोई लिमिट नहीं दे रखी, लेकिन अगर कोई अदर देन फार्मर है तो उसका लोन जो है 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोवर से उसने ले रखा है तो वो भी वीकर सेक्शन में आएगा। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी, अगर वो फार्मर्स को है देना है तो, अगर वो फार्मर से अलग है अदर देन फार्मर्स है तो 1 लाख तक का लोन जो अगर वो प्रीपे कर रहा है जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी साहूकार से ले रखा है तो वो भी वीकर सेक्शन में फॉल करेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी को लोन दिया है वो भी वीकर सेक्शन में फॉल करेगा। ये एक नई कैटेगरी ऐड होगी, ट्रांसजेंडर को अगर लोन दिया गया तो वो वीकर सेक्शन में आएगा, ये इस बार नई गाइडलाइन के अंदर चेंज हुआ है। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम डिफाइन करती है तो वो भी वीकर सेक्शन का पार्ट। इसके अलावा बैंक जो लोन देता है एनबीएफसी को फॉर ओन लेंडिंग, यानी बैंक क्या करता है एनबीएफसी को लोन दे देता है कि आपको आगे ये लोन बांट देने हैं, तो उसके जो लोन है उसके बारे में बात है। बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी अदर देन माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के और किसी को अगर देता है फॉर ओन लेंडिंग विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कैटेगरी में आएगा। उसकी कुछ कंडीशन है, अगर वो एग्रीकल्चर के लिए दिया है तो अप टू 10 लाख पर बरोवर जो दिया जाएगा लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लेंडिंग, टर्म लोन जो होगा वो कंपोनेंट एंड अगर अंडर एग्रीकल्चर के अंदर जो भी टर्म लोन दिया जाएगा वो 10 लाख रुपए पर बरोवर तक जो है काउंट होगा आपका हमारे प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में। नेक्स्ट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए 20 अप टू 20 लाख पर बरोवर तक जो है हमारा अकाउंट होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। प्रोवाइडेड बैंक मेंटेन एग्रीगेटेड डाटा ऑफ सच लोन इन द पोर्टफोलियो, मतलब ये इसकी कंडीशन है कि बैंक को अपना उसका जो है डाटा अलग से मेंटेन करना होगा। Bank credit to housing finance company approved by NHB for their refinance for own lending for purpose of purchase, construction, reconstruction of individual dwelling unit or slum clearance or rehabilitation of slum dwellers subject to aggregate limit of 20 lakh per borrower। अगर मान लीजिए हमने किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ऑन लेंडिंग के लिए दिया है तो उनकी एग्रीगेट लिमिट में 20 लाख पर बरोबर अगर उन्होंने हाउसिंग कैटेगरी के अंदर दिया है तो वो हमारा जो है प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। बैंक सेल मेंटेन नेसेसरी ब्रोवर वाइज डिटेल ऑफ अंडरलाइन पोर्टफोलियो, बस उसकी जो है अलग से डिटेल होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि हम जो है किसी को ऑन लेंडिंग पे कितना भी दे सकते हैं या उसकी कोई लिमिट है। बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी, जो हम एनबीएफसी को आगे देने के लिए लोन देने के लिए उनको जो लोन देते हैं ऑन लेंडिंग के लिए एज जो ऊपर जो हमने दो कैटेगरी यहाँ पे देखी विल बी एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन अप टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 5% ऑफ इंडिविजुअल बैंक टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी हम ऐसा नहीं कि इनको कितना भी अमाउंट दे दें तो वो सारा जो है इसके अंदर काउंट हो जाएगा। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हमने लैंडिंग किया था उसका ओवरऑल लिमिट ऑफ 5% तक जो है हम इसके इनको दे सकते हैं। बैंक shall determine adherence of the prescribed cap by averaging the eligible portfolio under on lending mechanism across 4 quarter of the current financial year। यानी इसको 4 क्वार्टर का जो है आपको एवरेज निकाल के देखना होगा करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी ये उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
मॉनिटरिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट इसकी बात करते हैं। इनका इनकम टू इंश्योर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट इन प्रायोरिटी सेक्टर कंप्लायंस ऑफ बैंक विल बी मॉनिटर्ड ऑन कैलेंडर क्वार्टर बेसिस, यानी क्वार्टरली बेसिस पे इनका इसका कंप्लायंस जो है नोट किया जाएगा। डाटा ऑन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस शैल बी फर्निश्ड बाय द बैंक एट क्वार्टरली, बैंक इसको क्वार्टरली फर्निश करेगा। and annual interval as per respective reporting format within 15 day and 1 month respectively, यानी क्वार्टरली वाला जो है 15 डेज में आपको रिपोर्ट करना है और जो ईयरली वाला एनुअली वाला वो 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट आपको करना है फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर। यानी जो क्वार्टर का डाटा है वो आप क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर देंगे और जो एनुअल वाला डाटा है वो एनुअल के खत्म होने मतलब ईयर खत्म होने के 1 मंथ के अंदर जो है आप उसको डाटा को देंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ आरआरबी द डाटा ऑन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस इन द अबव फॉर्मेट शैल बी फर्निश्ड टू नाबार्ड। तो ये जो आरआरबी जो है ये पूरा डाटा है किसको देगा, नाबार्ड को देगा एट क्वार्टरली एंड एनुअल इंटरवल। नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अगर ये आपका अचीव नहीं होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो क्या होगा। All bank reporting under shortfall in priority sector lending vis-a-vis priority target sub-target shall be allotted amount for contribution to root RIDF। अगर मान लीजिए कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट तो उसे इसका जो है पैसा जमा कराना पड़ेगा कहाँ पे, यानी उसको आरआईडीएफ में या फिर नाबार्ड में, नेशनल हाउसिंग बैंक में, सिडबी या मुद्रा, जैसा आगे डिसाइड करता है टाइम टू टाइम तो वो अपना जो है जो भी शॉर्टफॉल है यानी जितना, अगर मान लीजिए किसी का टारगेट जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का 40% है यानी 40 रुपए है, उसके अंदर से उसने 35 रुपए खर्च कर दिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे, टारगेट की जगह जो है दे दिया उसने, तो 5 रुपए जो बच गए तो उसको जो है उसे किसी भी जैसा भी आरबीआई डिसाइड करता है उस फंड के अंदर उसको जमा करवाना है। और बाकी टर्म एंड कंडीशन ऑफ फंड शैल बी एज डिसाइडेड बाय द आरबीआई ने जो डिसाइड कर लिया उसके अकॉर्डिंग रहेगी। वाइल कंप्यूटिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अचीवमेंट, जैसे इसकी अचीवमेंट को अगर काउंट करेंगे तो शॉर्टफॉल और एक्सेस लैंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर विल बी मॉनिटर्ड सेपरेटली। तो ये जो जैसा पहले बताया था क्वार्टर वाइज जो है इसका एनालिसिस होगा। A simple average of all quarter will be arrived at considered for computation of overall success shortfall or excess at the end of the year। यानी 4 क्वार्टर का देख करके फिर ओवरऑल जो है देखा जाएगा कि कितना शॉर्टफॉल है या कितना एक्सेस है। अब उसके लिए ये नई गाइडलाइन आ गई है, ये आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन जो है यहीं से बनने की पूरी संभावना। अगर मान लीजिए शॉर्टफॉल ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लेस देन 5% है, यानी उसका 40% का टारगेट था और उन्होंने 36% जो है कर लिया, यानी 4% का टारगेट रह गया। अगर वो लेस देन 5% है तो उसको जो है डिपॉजिट रेट जो वो जमा करवाएगा उस पर डिपॉजिट रेट क्या मिलेगा, बैंक रेट -2 परसेंटेज पॉइंट, यानी बैंक रेट में से -2 परसेंटेज पॉइंट जो है उसमें से लेस हो। अगर उसका शॉर्टफॉल 5 एंड अबो है लेकिन 10% से कम है तो क्या होगा, बैंक रेट में से 3% माइनस पॉइंट हो जाएंगे। और उसी तरीके से 10% एंड अबो अगर उसका शॉर्टफॉल 10% से ज्यादा है तो बैंक रेट -4%। देखिए अगर ये बैंक वो नहीं लगाता है आरबीआई तो क्या करेंगे, सारे बैंक तो ऐसा करेंगे कि अपना टारगेट छोड़ देंगे। मान लीजिए 40% का टारगेट है वो 30% करेंगे तो 10% जो है वो शॉर्टफॉल अपना आरआईडीएफ या जिस भी फंड में जमा करवा देते हैं, वहां से उनको जो है इनकम आने लग जाएगी। लेकिन उसने जो है आरबीआई ने ये बोला है कि अगर आपका इतना शॉर्टफॉल रहता है तो यहाँ पे ये वाले डिपॉजिट रेट आपको मिलेंगे जो भी आप शॉर्टफॉल जो है जमा करवाएंगे उस पर।
इंटरेस्ट इज पेबल टू बैंक फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आरआईडीएफ एंड अदर फंड, जो भी फंड है वहां जमा करवाएंगे वहां पे जो है ये रेट जो है उनको पेबल होगा। यानी यहाँ पे अगर 5% का गैप है तो आपको -2% का जो आपको लॉस हो रहा है। अगर वहां पे 5 से 10% का, तो 3% का लॉस हो रहा है। और अगर आप 10 से ज्यादा का है, यानी जितना ज्यादा गैप रखोगे उतना ही कम इंटरेस्ट आपको जो है पेबल होगा, या उतना ही बैंकों का नुकसान होगा। In case no shortfall in overall priority sector lending but shortfall in any sub target, ये कहता है ओवरऑल टारगेट मान लीजिए आपने पूरा कर लिया, वहां पे जैसा आपने देखा था ओवरऑल टारगेट मान लीजिए डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए कितना है, 40% है। उसके बाद एग्रीकल्चर का 18% है, माइक्रो का 7.5% है। इस तरीके से वीकर सेक्शन का 12% है। तो अगर मान लीजिए ये उसने ओवरऑल तो पूरा कर लिया, लेकिन सब टारगेट जो है उसका में शॉर्टफॉल है। इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक रेट -2% पॉइंट विल बी अप्लाई। यानी अगर ओवरऑल टारगेट में अगर उसकी कमी है तो यहाँ पे तीन कैटेगरी उन्होंने कर दी, -2%, -3% और -4%। अगर उसका शॉर्टफॉल में कमी है तो सीधा -2% वाला रूल उस पर अप्लाई होगा। मिस क्लासिफिकेशन इन पीएसएल, अगर उसने कोई मिस क्लासिफिकेशन की है, आइडेंटिफाई द आरबीआई रिजर्व बैंक डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो है इसको जो देखता है, अगर उसको कोई मिस क्लासिफिकेशन मिलती है, नाबार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आरआरबी, अगर आरआरबी का केस हो तो नाबार्ड को अगर कोई मिलती है, विल बी एडजस्टेड फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट ऑफ द रिलेवेंट ईयर, उसी ईयर जो है इसको एडजस्ट किया जाएगा। To which amount of misclassification pertain the shortfall will be allocated to various fund in the subsequent year, उसी तरीके से उसको जो है अलॉट कर दिए जाएंगे आने वाले सालों में। Non achievement of priority sector lending and sub target will be taken into account while granting regulatory clearance approval of the various purposes। यानी अगर वो कोई शॉर्टफॉल करता है, नॉन अचीवर वो है आगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट में, तो इस चीज को अपने गवर्नमेंट जो है ध्यान रखेगी रेगुलेटरी क्लियरेंस और अप्रूवल देते हुए फॉर वेरियस पर्पस। यानी उनमें उनको दिक्कत होगी अगर वो किसी तरीके से नॉन अचीवर रहते हैं तो। कॉमन गाइडलाइन फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देख लेते हैं, कुछ कॉमन गाइडलाइंस हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू मास्टर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई 2016 और जो भी टाइम से टाइम अमेंडमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है लगेंगे। सर्विस चार्जेस जो है, नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस शैल बी लीव, यानी कोई भी एडहॉक चार्जेस नहीं लगाया जाएगा, कोई भी इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लगाया जाएगा ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन अप टू 50,000, 50,000 रुपए तक के लोन पे ना ही कोई एडहॉक सर्विस चार्जेस लगाए जाएंगे, ना ही इंस्पेक्शन चार्जेस लगाए जाएंगे, ना ही किसी तरीका कोई चार्ज नहीं लगेगा अप टू 50,000 के लोन पे। In case of eligible priority sector loan to self-help group or joint liability group, this limit will be applicable per member, not per group as a whole। यानी ये पर मेंबर के की बात हो रही है यहाँ पे। अगर यही केस जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का है तो है ये लिमिट जो है पर मेंबर पे लागू होगी, ग्रुप पे लागू, ग्रुप एज ए होल लागू नहीं। रिकॉर्ड ऑफ रिसीट सैंक्शन रिजेक्शन डिसबर्समेंट, रिकॉर्ड सैलरी मेंटेन, यानी इसका जो है बैंक जो है अगर उसके कोई भी एप्लीकेशन उसको मिली है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर तो उसके रिसीट का रिकॉर्ड, सैंक्शन का, अगर उसने रिजेक्ट किया है तो विद रीजन रिजेक्ट का, या फिर डिसबर्समेंट उसने कब की है, तो ये पूरा का पूरा जो है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन, बैंक को प्रोवाइड करानी होगी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। बैंक बोर्ड सेल्फ प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट विद इन विच बैंक को जो है इसका डिसीजन लेना है या फिर राइटिंग में देना है एप्लीकेंट को एज पर बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी। बैंक को इंश्योर करना है लोन कैटेगराइज एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आर ग्रांटेड फॉर अप्रूव्ड पर्पसेस एंड एंड यूज इज मॉनिटर्ड बाय पुटिंग प्लेस प्रॉपर इंटरनल सिस्टम और कंट्रोल जो उसके लिए रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ईच प्रायोरिटी सेक्टर लोन शैल बी
classified only in any one of the 8 identified categories specified in the master direction। सबसे पहले हमने देखी थी कि 8 जो है कैटेगरीज की बनाई गई है, तो कहता है कोई भी एक जो लोन जो है किसी एक कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई होगा। एक हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था ANBC यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। यानी हमने देखा था कि हम ये जो टारगेट जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के, ये होते क्या हैं, ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। तो अब एडजस्टेड नेट बैंकिंग को निकाला कैसे जाता है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए टोटल बैंक क्रेडिट इन इंडिया, यहाँ पे जो है इसमें पॉइंट वाइज डिस्कस किया, बहुत सही है। हायर लेवल के जो एग्जाम हैं, अगर मैं कहूँ तो स्केल 4 से लेके ऊपर के जितने भी एग्जाम होंगे, प्रमोशन के एग्जाम होंगे, वहाँ ये काम आएगा। अदरवाइज नीचे के लेवल पे जो है ये शायद नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ हायर लेवल पे पूछा जा सकता है। तो आप एक बार नजर इस पे मार लीजिए। बैंक क्रेडिट इन इंडिया जो है, टोटल नेट बैंक क्रेडिट इन इंडिया, उसके अंदर से जो है बिल रीडिस्काउंटेड विद RBI एंड अप्रूवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, उसको क्या किया है यहाँ पे 1 के अंदर से 2 हटा दिया गया है। उस इस तरीके से नेट बैंक क्रेडिट निकलेगा। अगर हम बैंक क्रेडिट इन इंडिया में से बिल डिस्काउंटेड विद RBI और अदर अप्रूवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले इसमें से लेस कर देते हैं, तो बचेगा हमारा नेट बैंक क्रेडिट। नेट बैंक क्रेडिट के अंदर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर RIDF एंड अदर फंड, अगर कोई भी शॉर्टफॉल का जो अमाउंट हम जमा करवाते हैं नाबार्ड, NHB, SCB या मुद्रा, इन लिeu ऑफ नॉन अचीवमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सब टारगेट प्लस आउटस्टैंडिंग PSLs, तो वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। उसके बाद एलिजिबल अमाउंट फॉर एग्जम्पशन ऑन इश्यूएंस ऑफ लॉन्ग टर्म बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग का जो है, अभी क्या करना है आपको, 3+4, 3+ क्या कर देना है, 4 कर देना है, और इसमें से माइनस क्या कर देने हैं, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इतने सारे लेस कर, यानी 1 में से 2 गया तो उसके बाद 3 बचता है यहाँ पे, इसमें प्लस करना है आपको 4 वाला, और इन दोनों को प्लस करने के बाद ये सारे के सारे माइनस कर देने हैं। कौन सा, एलिजिबल अमाउंट फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑन इश्यूएंस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, एडवांस एक्सटेंडेड इन इंडिया अगेंस्ट इंक्रीमेंटल FCNR, investment made by public sector bank in recapitalization bond floated by the government of India, or other investment eligible to be treated as priority sector, और बॉन्ड डिबेंचर ऑन इन नॉन SLR कैटेगरी अंदर HTM कैटेगरी। तो ये जो है ये सारे उसके अंदर, इन दोनों को प्लस करने के बाद ये सारा का सारा उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो ANBC की जो है इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। अगर यही ANBC अदर देन USB जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए तो ये रहेगी, और अगर ANBC की गणना हम करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए तो 3+4 - 6+10 ये वाले रहेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, इसकी कैलकुलेशन ये रहेगी दोस्तों। तो स्केल 4 एंड अबव के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, और बाकी स्केल के पर्सन जो है सिर्फ इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिए। आइए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which bank can classify incremental credit, export credit up to 32% of ANBC और COB under PSL? तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डोमेस्टिक बैंकों के लिए, या फिर होली ओन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंकों के लिए, या फॉरेन बैंक विद 20+ ब्रांचेस के लिए, या फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस के लिए? तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है ये वाली कैटेगरी, ये बताना है आपको। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब। ये जो सबसे पहले दिन हमने जब किया था, लेस देन 20 ब्रांचेस जो फॉरेन बैंक जो होते हैं, उनके लिए मैक्सिमम 32% होता है। उनको क्या करना होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 32% मैक्सिमम दे सकते हैं, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए मिनिमम 8% जो है उनको
सहयोग देना होता है। इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉर डोमेस्टिक बैंक, होली ओन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन पीएसएल एलिजिबल अप टू। जैसा कि मैंने आपको तीन बातें बताई थी, इंक्रीमेंटल क्रेडिट होना चाहिए, कितना परसेंट जो है इंक्रीमेंटल प्रीवियस ईयर से जो इसके अंदर होना चाहिए वो आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, बी इज द राइट ऑप्शन, 2% ऑफ ए एंड बी सी और सीईओ बी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, सीईओ बी एस सी भी लिख सकते हैं इसको, सीईओ बीई भी लिख सकते हैं। एज पर कॉमन गाइडलाइन फॉर प्राइवेट सेक्टर लोन, नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विस चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस शैल बी लीव्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर लोन अप टू। अभी अभी मैंने रिसेंट में ही आपको पढ़ाया है ये, कितने तक के लोन अमाउंट पे जो है आपको जब कोई भी चार्जेस नहीं लेना है। ये लिमिट कौन सी है, अप टू 50,000 या अप टू 25,000 या अप टू 30,000, या फिर ऐसी कोई लिमिट नहीं डिफाइन, वो आपको बताना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, 50,000 तक की जो है आपको कोई चार्जेस इनका नहीं लेना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एजुकेशन लोन टू इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल अप टू। कोई भी जो एजुकेशन का लोन है वो कितनी लिमिट तक जो है आपका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में काउंट होगा, अप टू 10 लाख, अप टू 15 लाख, अप टू 20 लाख या 25 लाख। टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर, अप टू 25 लाख तक के जो लोन है वो एजुकेशन लोन जो है आपके प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर काउंट होंगे। हाउसिंग लोन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन इन सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50 लाख आर प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल अप टू। अभी मैंने आपको बताया था तीन कैटेगरीज है वहां पे, बिलो 10 लाख, 10 एंड अप टू 50 लाख और अबो 50 लाख। उसके अंदर फिर तीन कैटेगरी थी वहां पे कि मैक्सिमम हाउस की कॉस्ट कितनी हो सकती है, परचेज के लिए कितना हो सकता है और रिपेयर के लिए कितना हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 50 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन होनी चाहिए और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए उनको कितना लोन हम दे सकते हैं, 35 लाख, 45 लाख, 50 लाख या फिर 63 लाख। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, 50 लाख, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ dwelling यूनिट एलिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इन सेंटर विद पॉपुलेशन लेस देन 10। यहाँ पे क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत कर दीजिएगा क्योंकि इसमें तीन चार कैटेगरी हो गई है। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 लाख, और आपको पूछा क्या, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट, और कॉस्ट पूछी उन्होंने ड्वेलिंग यूनिट की। तो आंसर इज 44 लाख तक के हाउस ले सकते हैं, या फिर 57 लाख तक के, या 63 या 35 लाख। तो टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, 44 लाख हाउसिंग कॉस्ट कितनी हो सकती है, 44। नेक्स्ट, लोन फॉर रिपेयर टू डैमेज यूनिट, डैमेज डिवेलिंग यूनिट इन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख अप टू 50 लाख। यानी 10 लाख से ऊपर मोर देन 10 होना चाहिए यहाँ पे, या फिर 10 भी हो सकता है क्योंकि वो लेस देन है। 10 एंड 50 लाख तक की जो लिमिट है वो किसके लिए, रिपेयर के लिए जो है, कितनी लिमिट है, ऑप्शन इज 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, सभी लोगों को जो है आपके जवाब देख के लग रहा है मुझे कि आपने जो है अच्छी तरीके से इसको समझा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे ही आप क्लास को ओवर करेंगे तो आप इसके दो तरीके के नोट्स बनाने हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, एक आपको लाइन टू लाइन बनाना है और दूसरा शॉर्ट नोट्स। अगर आप शॉर्ट नोट देखेंगे तो अपने जो आप आंसर भी मिला पाएंगे। और ये क्या होता है, अगर आप लास्ट के अंदर ये काम करते हैं तो
अभी आप मान लीजिए डिटेल नोट्स बनाते हैं और लास्ट में आप जो है शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अभी आपको सब कुछ याद भी रहेगा, तो साथ के साथ जो आप लोग जो है बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग लोन टू ए बैंक ओन एम्प्लॉय आर eligible under private sector lending, not eligible under private sector lending, eligible only below 20 lakh या फिर eligible only for repair। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है खुद ऑन एम्प्लॉय के लोन जो है काउंट होंगे, ये आपको पता ही है। आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब। ये खुद के एम्प्लॉय के जो है लोन जो है हाउसिंग लोन है, वो इस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं। अभी हमने पढ़ा था बैंक लोन अप टू 8 करोड़ पर borrower for setting up school, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन आज क्लासिफाइड एज। सो किस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, या हाउसिंग के अंदर, या अदर। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है आंसर देके कि इसमें कितने रुपए तक का लोन हम क्रेडिट मतलब सैंक्शन कर सकते हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अभी इसने पहले आपको लोन तो बता दिया कि 8 करोड़ तक का कर सकते हैं, और इस चीज के लिए, स्कूल के लिए, वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, लेकिन वो किस कैटेगरी के अंदर डिफाइन होगा ये आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, सबसे आसान था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है ये आएगा। बिल्कुल सही जवाब। ऐसा भी पूछ सकता था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको सेटिंग अप ऑफ स्कूल ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए कितने करोड़ का लोन दिया जा सकता है, तो आंसर आ जाता 8 करोड़ तक का। बिल्कुल सही जवाब, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोन अप टू 12 करोड़ पर borrower फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी इन टायर 2 to 6 सेंटर आर पीएसएल एलिजिबल अंडर। अभी भी हमने जो किया था ये आपको याद आ गया होगा। इसमें दोनों हाउसिंग के लिए हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हो सकता है, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, या अदर। टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन। बेझिझक दोनों ही जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन थे। अगर वहाँ पे स्कूल के लिए या फिर उस चीज़ के लिए दिया जा रहा है तो 8 करोड़ था, और अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए दिया जा रहा है दैट इज 12 करोड़ पर बरोबर। 11 क्वेश्चन, बैंक लोन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर पब्लिक यूटिलिटी आर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग एलिजिबल अप टू 10 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़, या 50 करोड़। तो यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्ट लोन की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे शायद थोड़ा गैप है क्वेश्चन के अंदर। ये प्रोजेक्ट लोन की बात है कि प्रोजेक्ट लोन जो है कितने का काउंट होगा। ये टाइम स्टार्ट नाउ। सही जवाब 35 करोड़, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की अलग लिमिट होती है और प्रोजेक्ट लोन के लिए अलग होती है। बिल्कुल सही जवाब। रिन्यूएबल एनर्जी लोन फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड आर प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल अप टू। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंडिविजुअल के लिए आप देखते ही इसकी कैटेगरी बता देंगे, अप टू 1 लाख, अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, या 25 लाख। तो टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब। 10 लाख तक के जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड के रिन्यूएबल एनर्जी के लोन जो है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में काउंट होंगे। नेक्स्ट, लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप फॉर नॉन एग्री नॉन एमएसएमई एक्टिविटी जो है पीएसएल एलिजिबल अप टू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, या 10 लाख। बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन। 2 लाख रुपए तक के लोन जो है इसके अंदर काउंट होंगे। लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन डिस्ट्रेस फार्मर, वहाँ पे दो कैटेगरी थी। वहाँ पे डिस्ट्रेस फार्मर के लिए कोई लोन की लिमिट नहीं थी, लेकिन ये क्या कह रहा है, पर्सन अदर देन डिस्ट्रेस फार्मर के लिए टू रीपे नॉन इंस्टीट्यूशनल डेबिट और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के अंदर, यानी जो वीकर सेक्शन के अंदर आ रहे थे, वो कौन से अमाउंट तक जो एलिजिबल होंगे? अप टू 50,000, अप टू 75,000, अप टू 1 लाख, या अप टू 2 लाख। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, 1 लाख तक के लोन होंगे।
लोन अप टू विच अमाउंट फॉर स्टार्टअप अदर देन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई आर, ये प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए कितने तक के लोन जो एलिजिबल होंगे? अप टू 10 करोड़, अप टू 25 करोड़, अप टू 35 करोड़ या अप टू 50 करोड़? यू टाइम स्टार्ट। बिल्कुल सही जवाब, अप टू 50 करोड़। Artisans, village or cottage industry are classified under weaker section when individual credit limit do not exceed। कितने तक की लिमिट एक्सीड ना हो तो वो जो है इस कैटेगरी में शामिल होंगे। अप टू 50,000, अप टू 1 लाख, अप टू 2 लाख और अप टू 5 लाख। यू टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 लाख तक के लोन जो है इस कैटेगरी में शामिल होंगे। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी आर कवर अंडर वीकर सेक्शन अप टू, कितने तक के लोन जो अगर हम इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी को देंगे देंगे तो वीकर सेक्शन के अंदर प्राइवेट सेक्टर वीकर सेक्शन में जो है एलिजिबल होंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही, 2 लाख तक के लोन। बैंक credit to registered NBFC other than MFI for on lending अंदर एग्रीकल्चर टर्म लेंडिंग के लिए अगर हम देते हैं तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में कितने तक के लोन जो है हमारे इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल सही जवाब, 10 लाख रुपए तक के लोन। बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज इज पीएसएल अप टू, वो पहले थे वहाँ पे एग्रीकल्चर के लोन, अब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लोन की बात हो रही है। अप टू 10 लाख पर बरोबर, 15 लाख पर बरोबर, 20 लाख पर बरोबर या 25 लाख पर बरोबर? सही जवाब, 20 लाख पर बरोबर तक की लिमिट होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक क्रेडिट टू हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर ऑन लेंडिंग फॉर इंडिविजुअल डिवेलिंग यूनिट इज प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग एलिजिबल अप टू 10 लाख, 15 लाख पर बरोबर, 20 लाख पर बरोबर या 25 लाख पर बरोबर? सी इज द राइट ऑप्शन, 20 लाख पर बरोबर। Overall cap on bank credit to NBFC or housing finance company for on lending that qualify for priority sector classification is, उसकी कितनी होती है? 3% ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग या 4% ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग या 5% ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग या 10% ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग? बिल्कुल सही जवाब, सी इज द राइट ऑप्शन, 5% ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। Next question, if a bank reports shortfall in overall priority sector less than 5% point, the interest payable on contribution to RIDF is, तो उसको जो है कितना इंटरेस्ट उस पे पेबल होगा? बैंक रेट होगा या बैंक -1% या बैंक -2% या फिर बैंक रेट -3%? अगर उसका टारगेट जो है लेस देन 5% पॉइंट से रह गया, शॉर्टफॉल है, तो उसको कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब, बैंक रेट -2% पॉइंट। नेक्स्ट, if shortfall in overall practice sector lending target is 10% point and above, interest on RIDF contribution is bank rate -2%, bank rate -3%, बैंक रेट -4%, बैंक रेट -5%। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन पूरा आने की संभावना है। बिल्कुल सही जवाब, बैंक रेट -4%, राइट आंसर। Which of the following is true about common guideline for प्राइवेट सेक्टर लोन्स के लिए कौन सी गाइडलाइन सही है? सर्विस चार्ज कैन बी लीव ऑन प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग अप टू 50,000 तक सर्विस चार्ज ले सकते हैं। फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप
no service charge limit of 50,000 apply to group as a whole. Each priority sector loan may be classified in other than मोर देन वन प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी, इसमें एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकता है, या फिर नो लोन रिलेटेड एडहोक इंस्पेक्शन शैल बी लीव्ड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन डिंग लोन अप टू 50,000 एप्लीकेबल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर। इसमें और दो ऑप्शन आप बड़े इजीली डिलीट कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन का रूल। लेकिन आपको बी और डी में डाउट होगा तो वहां पे देखिए आप, ये किसके लिए अप्लाई होता है, ग्रुप एज ए होल होता है या एप्लीकेबल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर होता है, वो आप देख लीजिए। बिल्कुल सही जवाब डी। तो वो एज ए ग्रुप पे अप्लाई नहीं होता, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर पे जो है अप्लाई होता है। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू ऑल। अगर ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और आपकी सजेशन और फीडबैक का हम ऑलवेज वेलकम करते हैं दोस्तों। आपका हर एक कमेंट और फीडबैक हमारे लिए मैटर करती है। टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। अभी जो हमने इस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है और सभी के हमने एमसीक्यू भी किए हैं। अभी मैं जो है इसका एक एमसीक्यू का सेशन और लेके आऊंगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन होंगे। तो एक इसका लास्ट सेशन रह गया दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।